हाँ, दोनों में वही बात बोली गई है, 1919 वाले में और 1935 में भी। उसको भी भारत सरकार अधिनियम बोलते हैं 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1919, मार्ले मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। हम्म। सी ए बी ई का स्थापना जो सबसे पहले 1920 में किया गया था, बाद में जो है इसको 1923 में ख़त्म कर दिया जाता है, बाद में फिर इसको 1935 में रीस्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें क्लियर है ना? में भी हो सकता है, लेकिन देखना होगा थोड़ा। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बना हो, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेंगे हम। लेकिन मुझे यहाँ ये भी लगता है कि सैडलर आयोग जो 1917 में आया था कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए आया था ना सैडलर आयोग। सैडलर कमीशन 1917 में जो आया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए आया था, उसके रिकमेंडेशन से भी इसकी स्थापना जो है की जा सकती है। कंफर्म कर लेंगे हम लोग एक बार नेट पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हाँ, नहीं उसके समय वो आया था ना, क्या नाम है? हाँ, हंटर कमीशन के, हाँ हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन से जो है बनती है। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बोला था कि ये भारत की पहली जो है सेल्फ सेल्फ सफिशिएंट यूनिवर्सिटी थी, मतलब कि सारी चीज़ें जो है रियल यूनिवर्सिटी इसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ सब कुछ अपना था। इससे पूछा जाएगा पहला यूनिवर्सिटी कौन था, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो हम लोगों का खुला था 1857 में। बुड डिस्पैच, हाँ जनवरी 1857 में। जनवरी जुलाई सितंबर। हम्म, ठीक है। आज जो है हम लोग देखेंगे कि आज़ादी के बाद जो है कुछ आयोग बनाए गए हैं जो हमारे उच्च शिक्षा के विकास से रिलेटेड हैं। सबसे पहला जो कमीशन है उसको हम लोग फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं आज़ादी के बाद का, और इसको राधा कृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है। सीक्वेंस हम लोग एक जगह अभी नोट कर लेंगे, ये जो ईयर है साथ में हम लोग नोट करते चलेंगे। एक जगह नोट कर लेते हैं। क्या हुआ? इंग्लिश स्लाइड तो नहीं है इसकी, बोल देते हैं हम लोग राधा कृष्ण कमीशन 1948 से 1949। सभी लोग नोट कर लेंगे एक बार इसको। मुदलियार कमीशन उसके बाद आता है, मुदलियार आयोग, मुदलियार कमीशन इसको बोलते हैं, 1952 से 1953 के बीच में आता है। इसके बाद
कमेटी एंड एजुकेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में, कमेटी एंड इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में। हाँ, 1947 के बाद जो भी आयोग हैं हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उसको हम लोग एक बार पहले सरसरी निगाह से देख लेते हैं कब कौन सी आयोग बनी थी, उसके बाद फिर से इसके डिटेल को हम लोग देखेंगे अच्छे से। इसके बाद कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन 1961 में। हाँ, नीचे 64 ही लिखा है, ऊपर हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। कोठारी आयोग, हाँ 1964 ही है कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग के बाद आता है, कोठारी कमीशन के बाद एजुकेशनल सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन को जो है अब तक जो है ये स्टेट के लिस्ट में था एजुकेशन। 1976 में क्या किया जाता है, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है, समवर्ती सूची में। इसके बाद आती है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। इसके बाद इसी को जो है मॉडिफाई किया जाता है 1986 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है 1986 में जो है मॉडिफाई किया जाता है। इसको जो है प्रॉपर फर्स्ट जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, NEP फर्स्ट। अभी जो है वर्तमान वाली इसी को रिप्लेस करके NEP 2020 जो है वो लागू किया गया है। इसके बाद लास्ट में आता है एक और कमेटी 1986 की जो NEP थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है 1992 में। और हाँ, NEP 69 जो थी उसको मॉडिफाई किया जाता है 86 में, फिर 92 में। इसके बाद एक कमेटी का NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1993 में आता है गणनाम कमेटी। 1993 में गणनाम या गणनाम कमेटी। सेम पिछरोदा कमेटी आता है फिर 2007 में। 1993 में 1993 सेम पिछरोदा कमेटी आता है, पित्रोदा या पित्रोदा जो भी हो, 2007 में इसको ये खासकर जो 2005 से लेकर 2009 के बीच में जो है ये कामों को कवर करता है। हाँ हाँ वही है। नेशनल नॉलेज कमीशन लिखा है। इसके बाद आता है यशपाल कमेटी 2009 में। हम्म 2005 से लेकर 2009 के बीच में इनका वर्क है। यशपाल कमेटी 2009 में आता है। फिर शर्मा कमेटी एक आता है, शर्मा कमेटी 2000, इसका जो है डेट हम लोगों को नहीं मिलता है, सर्च करना होगा थोड़ा सा। शर्मा कमेटी। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है अनिल काकोदर कमेटी। अनिल काकोदर कमेटी जो 2010 या 2011 में। और सबसे लास्ट में अब आ जाता है NEP 2020। 2013-2014 के बीच में अभी स्वदेश ने बताया। इसके बाद वाली है अनिल काकोदर, अनिल काकोदकर
2010-2011 में। शर्मा कमेटी इससे पहले आई है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पहले। सर्च कर लेंगे हम लोग एक बार अच्छे से। स्वदेश ने बताया है अभी। ठीक है। 2009-2010 दिखा रहा है। हाँ हाँ, वो हम लोग यहाँ देखेंगे, लिखे हैं बहुत अच्छे से, इसको बताएंगे अभी। अभी तो बस ओवरव्यू दे रहे हैं कि थोड़ा सा क्रोनोलॉजी हम लोग को याद हो जाए। अनिल काकोदर के बाद NEP 2020 के बीच में एक आती है साहू कमेटी। साहू कमेटी जो है वो हमारी आती है 2016 में। 2016 में इसको हम लोग नोट कर लेंगे साथ में ही कि ये जो है MHRD के द्वारा गठित की गई थी। MHRD साहू कमेटी 2016 में, और इसके जो अध्यक्ष थे, जो प्रेसिडेंट थे इसके, उनका नाम था MS साहू। और एक बीच में और कमेटी छुटी हुई है, KB पवार कमेटी 2007 में आती है। हाँ, सैम पित्रोदा के बाद हम लोग नोट कर लेंगे KB पवार। KB पवार 2007 में। ये कमेटी जो है UGC के द्वारा गठित की गई थी। नोट कर लेंगे हम लोग, ये छोटी सी कमेटी UGC के द्वारा गठित की गई थी, और PPP मॉडल पे वर्क करने के लिए। PPP का मतलब सबको पता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कि PPP मॉडल का मतलब है कि एजुकेशनल सेक्टर में जो है, एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है बात की गई थी। इसमें KB पवार कमेटी 2007 में जो गठित हुई है। ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हो गई। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद है, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ज़्यादातर खासकर जो इसकी क्रोनोलॉजी जो है सेट करने के लिए पूछा जाता है, और अगर बहुत डीपली जो है बात की गई तो इस कमेटी से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है, जो उसमें बात बोली गई है, उससे भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजी सबको पता हो गया ना? ठीक है, तो सबसे पहले जो राधा कृष्णन कमीशन की गठन किया जाता है, तो भारत जैसे ही आज़ाद होता है, तो 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे क्या, इनकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाया जाता है। द कमीशन मेड ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन, सबमिटेड ए रिपोर्ट। अगस्त 1949 ईस्वी में अपना रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं। 1948 में इनका गठन होता है, और अगस्त 1949 में जो है ये अपना रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा नोट कर लेंगे हम कि इट आल्सो रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी। ग्रामीण विश्वविद्यालय की जो बात की जाती है,
उसको जो है स्टेबलाइज करने की सर्वप्रथम बात जो कि किसी ने की थी, तो वो हुआ था हमारे राधा कृष्णन आयोग में। ये नोट कर लेंगे हम लोग। राधा कृष्णन आयोग की जो सबसे एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन जो थी, वो थी कि हमें जो है रूरल यूनिवर्सिटीज़ की जो है स्थापना करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसको, जैसा कि हमने जाना कि टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, ये भी नोट कर लेंगे हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रिकमेंडेशन ऑफ CABE अपॉइंटेड द कमीशन, ये जो है बात लिखी गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको नवंबर 1948 ईस्वी में बनाया गया था। इसके 10 मेंबर थे। CABE और IUBE दोनों हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है। तो उन्हीं के जो है सुझाव से, हाँ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और एक है इंटर यूनिवर्सिटी, तो इसके सुझाव पे जो गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जो है गठन किया गया था। राधा कृष्णन इसके अध्यक्ष थे, वही बात है। कमेटी में जो 10 मेंबर थे राधा कृष्णन के अलावा जो है, और रिपोर्ट यहाँ आया था, कमीशन रिपोर्ट कॉन्टेक्स्ट टू वॉल्यूम। इसके बाद अगर देखी जाए बात इसके बारे में थोड़ा सा, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हुई थी वो थी कि 1953 में जो है UGC की स्थापना की गई थी। हाँ, ये इसी के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था कि एक जो है सेंट्रल कोई ऐसा पावर होना चाहिए जो सभी चीज़ों को वो मैनेज करे। तो सबसे पहले बात तो शुरू की गई थी 1952 में, बनाया गया इसको 1953 में, और गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया 1956 में UGC को। उन्होंने जो है UGC वर्ड तो नहीं यूज किया था, बस ये बोला था कि कोई एक ऐसा जो है बॉडी होनी चाहिए जो है जो पूरे भारत में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको रेगुलेट कर सके। ठीक है। इसमें जो है कुछ इम्पॉर्टेंट और अगर बात की जाए इसकी, तो 1952 में UGC के गठन की बात शुरू की गई थी, 1953 में इसकी गठन की गई थी। ठीक है। यहाँ पे 1952 में जो है UGC और एक ग्रांट इन एड, ग्रांट्स इन एड, और ख़ास करके UGC का जो गठन किया गया था वो गवर्नमेंट के पैसे का बंटवारा जो है यूनिवर्सिटीज़ में कैसे करनी है, इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो पैसा लगा रही है एजुकेशनल सेक्टर में, तो उसका बंटवारा जो है UGC के द्वारा जो है यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट के रूप में दिया जाता था। तो इसका गठन जो है 1952 में किया गया था। गठन करने की बात जो की गई थी 1953 से ये कार्य करना शुरू कर दिया। 1956 में जो है गवर्नमेंट जो है इसका हाँ हाँ, वही ग्रांट इन एड, अनुदान समिति अभी भी वही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है। हम्म।
ठीक है। 1953 में जो है इसको लॉन्च करने वाले जो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, उनका नाम हम लोग याद रखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने इसको लॉन्च किया था 1953 में। नाइनटीन 56 में जो है इसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो है एक एक्ट बना दिया गया था। हाँ, संवैधानिक दर्जा जो है इसको नवंबर 1916 ईस्वी में दिया गया था यूजीसी को। एक कॉन्स्टिट्यूशनल होती है और एक और होती है वैधानिक। वैधानिक को क्या बोलते हैं? हाँ, स्टैट्यूटरी, वही वैधानिक दर्जा इसको दिया गया, संवैधानिक दर्जा नहीं। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इसमें देखा जाए तो जब के वी एस मैदान आप लोग देखेंगे तो उसमें कुछ इसके पॉइंट्स लिखे होंगे, 63 नंबर में क्या बोला गया, 64 नंबर में क्या बोला गया, 65 नंबर में क्या बोला गया है। तो इतना याद नहीं रखना हम लोग को। उसका जो 56 नंबर है, 66 66 एंटिटी जो है उसका, उसमें बोला गया है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द एजुकेशन क्वालिटी। और इसी के अंदर जो है बोला गया है कि रेगुलेटरी बॉडीज लाइक यूजीसी, AICTE, नेशनल मेडिकल कमीशन, इन सबको हम लोग आगे देखेंगे। इस तरीके का कुछ जो है 66 एंटिटी 66 में जो है ये बोला गया है एंट्री। जो ये रिपोर्ट थी विश्वविद्यालय कमीशन की, उसके 66वें पॉइंट में ये बोला गया है कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है एक रेगुलेटरी बॉडी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसी के तहत जो है बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ की स्थापना जो है की जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो आता है मुदलियार कमीशन। मुदलियार कमीशन को जो है इसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं मुदलियार आयोग को। और इसने जो है अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए ताकि निम्न माध्यमिक स्तर पे जो है 30% छात्र, उच्च माध्यमिक स्तर 50% छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकें। इंग्लिश में ही देख लेते हैं। इंग्लिश वाला कहाँ गया इसका? नहीं है, कोई बात नहीं। मुदलियार कमीशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है वो जो है 3 ईयर सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर बात करता है। 3 ईयर का जो सेकेंडरी एजुकेशन और 4 ईयर का जो है हायर एजुकेशन के ऊपर जो है बात करता है। अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो पहले का एजुकेशन सिस्टम जो था इस समय के आसपास तक, जब हायर एजुकेशन सिस्टम में उतने लोग नहीं जाते थे तो 9 से लेकर 12 तक के एजुकेशन को ही हम लोग हायर एजुकेशन उस समय समझते थे। ठीक है, और जो 5 से लेकर 8 तक की जो पढ़ाई होती थी उसको हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। 3 साल यही है कि 6, 7 और 8, ये 3 जो है उसको हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन बोलेंगे। 6 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी एजुकेशन होता है, 6 से लेकर 8 तक जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, और 9 से लेकर 12 तक जो है वो हायर एजुकेशन होता है। बाद में जब क्या बोल रहे हैं, नहीं, इसमें जो है जब और थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये सेकेंडरी हायर एजुकेशन को 2 भाग में तोड़ा जाएगा। एक को सेकेंडरी हायर एजुकेशन बोला जाएगा और एक को जो है हायर एजुकेशन बोला जाएगा। जो हमारी 12th की और 11th की जो मार्कशीट होती है उस पर सेकेंडरी हायर एजुकेशन लिखा जाता है और इसके बाद जो है हायर एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इतना याद रखेंगे।
हाँ और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक जो बात थी, ये बोलते हैं कि मल्टीपर्पज़ मल्टीपर्पज़ वोकेशनल कोर्सेज जो है वो शुरू किए जाने चाहिए। जैसे कि वो उससे बच्चा जो है पढ़ भी रहा है और समय समय पर जो है उसको इसके थ्रू जो है काम भी मिल जा रहा है, आसानी से जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ जो लिखा गया उसको देख लेंगे, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाया जाना चाहिए, वही वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बनाया जाना चाहिए, ताकि निम्न माध्यमिक स्तर पे 30% छात्र और उच्च माध्यमिक स्तर पे 50% छात्र जो है वो पढ़ाई कर सकें। माध्यमिक शिक्षा के अवसरों में समानता पे बल दिया जाना चाहिए और इसके इस स्तर पे अधिक से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने की बात जो है यहाँ पे की जा रही है कि बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दिया जाए, ताकि वो जो है उनके पढ़ाई जो है अच्छे से हो सके। लड़कियों और अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। गर्ल्स एजुकेशन, अनुसूचित जाति और जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है, और गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर जो है अलग से बोल रहे हैं कि कई विशेष प्रकार के कार्यक्रम जो है चलाए जाने चाहिए। प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। 10 वर्षों की अवधि के भीतर पूर्ण रूप से क्रियान्वित जो है वो किया जाना चाहिए। 10 वर्षीय 10 ईयर्स प्लान के ऊपर ये बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक 10 ईयर्स प्लान जो है बनाया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के एजुकेशन क्वालिटी में जो हमको अधिक से अधिक जो है परिवर्तन देखने को मिल सके। सभी नए स्कूलों को आवश्यक शिक्षा कार्यक्रम पूरा करना चाहिए। मौजूदा स्कूलों को उच्च बनाया जाना चाहिए। तो वही जो है बात यहाँ पे की बोला जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, 3 ईयर और 4 ईयर। 3 ईयर का ये सेकेंडरी एजुकेशन को बोलते हैं और 4 ईयर को जो है हायर एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है। और इनका जो काम है वो मल्टीपर्पज़ स्कूल और वोकेशनल कोर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और बाकी जो यहाँ पे लिखा गया वो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर। आगे जो है कम्युनिटी एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961 में ये बनाती है। इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। डॉक्टर संपूर्णानंद को अगर कोई ध्यान से जानता हो तो शायद ये यूपी के कभी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शायद। हाँ हाँ हाँ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, यहाँ पे संपूर्णानंद एक स्टेडियम भी है बनारस में। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, ये रह चुके हैं पूर्व में। ये क्या करते हैं, कमेटी गिव सम रिकमेंडेशन टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ नेशनल इंटीग्रेशन। अब 1961 में अगर ध्यान से देखा जाए ये टाइम पीरियड, तो जितने भी नए नए राज्यों का इमरजेंस होता है, अलग अलग राज्य जो बन रहे हैं, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था कोई बता सकता है? 19 शायद 56 के आसपास जो इसका गठन हुआ था। तो यहाँ तक आते आते जो है भारत जो है कई पार्ट में जो डिवाइड हो जाता है भाषा के आधार पे। सभी राज्यों के गठन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी माना जाता है वो भाषा माना गया है। तो अब यहाँ से जो है कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन का गठन किया जाता है 1961 में, कि जितने भी भारत में स्टेट हैं उनके बीच में जो है इंटीग्रेशन एक उनको जो है भावात्मक रूप से जो है एकीकरण उनका किया जा सके, इसके लिए कमेटी जो है वो बनाई जाती है। इसमें जो पहली बात की जाती है, हाँ बताइए। मैं वो इसके पीछे का वो तरीका एक बता रहा था कि क्यों इसके गठन की ज़रूरत हुई होगी। ठीक है। आगे जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ
सिलेबस का रीऑर्गेनाइजेशन ये किया जाता है वेरियस लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कॉलेज जो है यहाँ पे जो हायर एजुकेशन बोला जाता है, वहाँ जो है कॉलेज बोला जा रहा था उस समय, और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, गिविंग द ड्यू इंकरेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बिसाइड इम्पॉर्टिंग फॉर्मल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स विद द इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी। वही नेशनल यूनिटी को जो है बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की जो है बात की जाती है, एनसीसी वगैरह का अगर ध्यान से देखें तो ये सब शुरू किया जा सकता है इस समय। ए स्ट्रांग फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड नेशनहुड टू सिंक एंड इग्नोर इंडिविजुअल, यही जो है पैरोचियल लिंग्विस्टिक, वही बात है रिलीजियस डिफरेंस, भाषाई आधार पे जो विविधता है और धार्मिक आधार पे जो विविधता है, इस चीज़ से ऊपर उठ के राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए इस कमेटी का जो सुझाव था, ए फर्म conviction of the part of each individual that he is integral component of the whole social unity of healthy development of self and community। तो जाहिर सी बात है कि भावात्मक एकीकरण के बारे में बात किया जा रहा है, तो रिलीजियस और भाषाई विविधता जो है उसको दूर करने की बात की जाएगी, और इसके लिए जो है सिलेबस में चेंज जो है किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे। इस कमीशन का गठन जो है 1961 में किया गया था। इसके प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एक भाषा की कोई बुक जो है कॉमन हो जाएगी कि हिंदी भाषा की एक किताब जो है सारी जगह पढ़ाई जाएगी, और कुछ चैप्टर जो है ऐसे डाले जाएंगे जो ब्रदरहुड और नेशनलहुड के ऊपर जो बात की जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी कुछ सिलेबस में इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो इसी तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अभी सरकार जो सिलेबस का रीऑर्गेनाइजेशन करने वाली है, सुनने में आया है कि हिस्ट्री के बुक से पूरा मुग़ल मिडाइवल हिस्ट्री निकाल के मुगल्स और सल्तनत पीरियड का वहाँ पे राजपूत हिस्ट्री को पढ़ाने वाली, ऐसा अफवाह है। हाँ, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि लोग जो है मुगल्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे और राजपूत को जो है मुगल से सुपीरियर समझने लगेंगे, लेकिन फ़िलहाल में उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, आवाज़ आपकी रुक गई स्वदेश। सही बात है, बिल्कुल। हिस्ट्री की सबसे ख़राब बात तो पता है क्या है? सभी लोग अपने अपने हिसाब से जो उस समय का पावरफुल होता है उसको अपने हिसाब से लिखवाता है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जेम्स मिल हो गया, जेम्स मिल कभी भारत नहीं आया। नहीं, रीड अगेंस्ट द ग्रेन एक बहुत अच्छा वो है रीडिंग का हिस्ट्री का, जिसको यूज करते हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियन। शाहिद अमीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मेथड जो है इनके द्वारा दिया गया है रीड अगेंस्ट द ग्रेन, कि हम जानते हैं कि ये लेखक जो इसकी चाटुकारिता करेगा,
लेकिन इसकी चाटुकारिता में रणजीत गुहा, हाँ जो भी हो, रणजीत गुहा या शाहिद अमीन, हाँ सबाल्टर्न हिस्टोरियंस की ही देन है। रणजीत गुहा ही दिए होंगे, फाउंडर हैं ये सबाल्टर्न हिस्ट्री। तो यही बात है हिस्ट्री में। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। अभी जो है सबसे ज़्यादा बात अगर कोई कर रहा है हिस्ट्री के ऊपर ना, तो सबाल्टर्न हिस्ट्रीज के ऊपर जो ज़्यादा बात की जा रही है। हिस्ट्री अब बस राजा और रजवाड़ों के हिस्ट्री से हट के बहुत सारी हिस्ट्री जो है क्रिएट हो गई है। नॉर्मल पीपुल कहाँ थे। हाँ, पहली बात कि वो हिस्टोरियन है या नहीं है, इस बात पे भी बेहतर डिबेट चलती है कि वो तो चाटुकारिता कर रहे हैं, किसी किसी से इनाम पाने के लिए कुछ लिख रहे हैं, और हम बाद में उसको हिस्टोरियन समझ रहे हैं। तो एज ए हिस्टोरियन उनको माना जाए या नहीं माना जाए, इस पर भी बहुत सारा डिबेट है। तो ठीक है। हम्म। इसीलिए तो ट्वेल्थ के पहले तक शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा जो है जाहिर करता हो, क्योंकि उसको ये थोपा जाता है कि हिस्ट्री का मतलब सेंटर में राजा होगा और उसी के इर्द गिर्द जो है, उसी के क्रोनोलॉजी के इर्द गिर्द जो है हिस्ट्री घूमेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अब चेंज किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को एनसीईआरटी अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम जो है वो हिस्ट्री के बुक में भी मिल सकते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। वो तो है, सारी चीज़ें पावर पावर से क्रिएट होती हैं। अभी जो है किसी अच्छे खासे क्या नाम है, समझ लिए कि मुस्लिम या उसका वो हो जाए, तो वो अपने पावर के हिसाब से सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करेगी। तो पावर है, ये फैक्ट है, और इससे कोई बच भी नहीं सकता है। कहीं ना कहीं बायसनेस जो है वो दिखी जाती है। अभी मान लीजिए कि आरएसएस विचारधारा की गवर्नमेंट है, तो वो जाहिर सी बात है कि राजपूतों को सुपीरियर बनाएंगे, बताएंगे। मुगल्स को जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर बताएंगे, लेकिन जाहिर ये भी इनकी कंट्रीब्यूशन को भी तो नकारा नहीं जा सकता है जो मुगल्स पीरियड में हुआ है। तो एक बैलेंस करके हम लोग को चलना चाहिए। आगे अगर देखेंगे तो इसी में आगे है कि रिकॉग्नाइजेशन शुड बी ग्रांटेड ओनली द दोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच डू नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन आर ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, ब्रीड होगा यहाँ, रिलीजियन एंड क्लैन। क्रीड का मतलब क्या होता है? जाति, पंथ, धर्म और वंश। पंथ होगा इसका, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि मान्यता केवल उन्हीं शैक्षिक संस्थानों को दिया जाना चाहिए जो मान्यता, देखते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है एजुकेशनल सेक्टर में। तो ये बोला जा रहा है मान्यता केवल उन्हीं संस्थानों को दिया जाना चाहिए जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। द बेसिस ऑफ एडमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नॉट कास्ट, क्लेन, रिलीजियस। वही बात की जा रहा है। इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक हेल्प a great deal, giving a truly national perspective to the students. They can be made to understand their rich cultural heritage and feel proud of the nation. तो यही बात जो यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, क्लियर है। कमेटी ऑन द इमोशनल इंटीग्रेशन, आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो अब आता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है दौलत सिंह कोठारी के
अध्यक्षता में जो इसका गठन किया जा रहा है, कोठारी कमीशन, 14 जुलाई 1964 को। डेट इसका हम लोग याद रखेंगे, 14 जुलाई 1964 को। चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। वन ऑफ द मेन रिकमेंडेशन कमीशन ऑफ द स्टैंडर्डाइज एजुकेशनल सिस्टम। 10+2+3 का जो सिस्टम है, 10+2 का मतलब है कि सेकेंडरी हायर एजुकेशन और ये हायर एजुकेशन, ठीक है। इसका पैटर्न जो है वो पूरे कंट्री में लागू करने की जो बात की जा रही है, दौलत सिंह कोठारी आयोग के द्वारा जो है की जा रही है। इट एडवाइजेज द, हाँ यहाँ जो हायर है इसको सेकेंडरी हायर बोला जाना शुरू किया जाता है, और इसके बाद जो है हायर एजुकेशन है उसको पर्टिकुलर जो है हायर एजुकेशन हम लोग देख सकते हैं कि 10+2+3 का जो पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो अगला है कि इट एडवाइजेज द प्री प्राइमरी एजुकेशन विच हैड डिफरेंट नेम सच एज किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी एंड, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड में। प्री बेसिस शुड बी रीनेम्ड एज द प्री प्राइमरी एंड द प्राइमरी एजुकेशन। खास करके हम लोगों का जो सिस्टम होगा वो LKG UKG वाला होगा, लगभग सभी लोग उसी से पढ़े होंगे, या बहुत लोग अगर मॉडर्न होंगे तो PG से पढ़े होंगे, PG LKG UKG। और इसके बाद आ जाता है प्राइमरी एजुकेशन, इसके बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन, इसके बाद हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये PG और LKG UKG वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन, द प्राइमरी एजुकेशन टू बी अप टू 4th स्टैंडर्ड। इट फर्दर क्लासिफाइड द स्कूलिंग अपर प्राइमरी, देख रहे हैं अपर प्राइमरी और हायर प्राइमरी, हाई स्कूल अप टू स्टैंडर्ड X एंड अंडर ग्रेजुएट स्कूल एजुकेशन वाज आइडेंटिफाइड एट द ये स्टैंडर्ड अंडर द नेम हायर सेकेंडरी एंड प्री यूनिवर्सिटी। इसके बाद आ जाता है कि सबसे लास्ट में हायर सेकेंडरी और प्री यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। 11th और 12th की जो पढ़ाई होती थी उसको हम लोग प्री यूनिवर्सिटी बोलते थे। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अपर प्राइमरी एंड हायर प्राइमरी, जो 6 से 8 तक की पढ़ाई होती थी उसको अपर प्राइमरी या हायर प्राइमरी बोला गया है, और हाई स्कूल 9 और 10 को हाई स्कूल की पढ़ाई बोली जाती थी, और अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन आइडेंटिफाई 11th और 12th की जो पढ़ाई होती थी उसको अंडर ग्रेजुएट बोला जाता था, और अंडर ग्रेजुएट या हायर सेकेंडरी या प्री यूनिवर्सिटी, और इसके बाद जो 3 आता था उसको हम लोग यूनिवर्सिटी या प्रॉपर जो हायर एजुकेशन के नाम से जानते थे। 10th को हम लोग हाई स्कूल बोलते थे। अंडर ग्रेजुएट या प्री यूनिवर्सिटी। द एजुकेशनल सिस्टम 8th स्टैंडर्ड वाज कैटेगराइज्ड इन द फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंड वाज सेकेंडरी एजुकेशन अप टू इतना, थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन हायर स्टडी। 1 से लेकर 8 तक की प्राइमरी जो बोला जाता था प्राइमरी एजुकेशन, 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई जो है सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके ऊपर की पढ़ाई को जो है हायर स्टडी जो है वो बोला जा रहा था, ठीक है। देयर वाज 23 रिकमेंडेशन इन कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में टोटल जो है 23 रिकमेंडेशन हम लोग को देखने को मिलती है। इसके बाद ये लोग जो है भाषा पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लैंग्वेज के ऊपर। हाँ, यहाँ भी देख सकते हैं कि लोअर प्राइमरी लेवल जो 1 से 4 तक है, हायर प्राइमरी जो 5th से लेके 8 तक है, और यहाँ देखा जाए तो ये पूरा सब्जेक्ट है कि इसमें 1 लैंग्वेज जो है रीजनल पढ़ाया जाएगा, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज होगा, मैथमेटिकल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये तीनों को जो है हमारे करिकुलम में शामिल किया जाएगा। हायर प्राइमरी लेवल 5 से लेकर 8 तक में 2 लैंग्वेज, 1 रिलीजन एंड 1 नेशनल लैंग्वेज, एक रीजनल जो हमारे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होगी वो, और एक जो है नेशनल लैंग्वेज, और एक जो है प्रेफरेबल थर्ड लैंग्वेज।
प्रेफरेबल थर्ड लैंग्वेज में मोस्टली जो है एक फॉरेन लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाता है, तो मोस्टली जो है इंग्लिश चूज करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल स्टडी, साइंस स्टडी एंड सोशल स्टडी, ये चार बातें जो है हम लोग को 5 से 8वीं तक जो है पढ़ाई जाती थी। यहाँ हम लोग देख सकते हैं लोअर प्राइमरी 1 से 4 तक थी कोठारी आयोग के अनुसार। हायर प्राइमरी जो है 5 से लेकर 8 तक थी। इसके अलावा जो है क्रिएटिव स्टडी, हेल्थ स्टडी, वर्क एक्सपीरियंस, ये भी जो है लोअर प्राइमरी की चीज़ें थी। हायर प्राइमरी में आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड मोरल स्टडीज, ये जो है हमारे हायर प्राइमरी लेवल में थी। क्लियर है? हायर प्राइमरी में सबसे पहले कि 2 लैंग्वेज, लोअर प्राइमरी में 1 लैंग्वेज चूज करना था, हायर प्राइमरी में 2 लैंग्वेज चूज करना है, एक रीजनल और एक जो है नेशनल। इसके बाद अगर कोई चाहता है तो तीसरा लैंग्वेज जो है चूज कर सकता है। 2 लैंग्वेज कंपलसरी था, 1 लैंग्वेज जो है एडिशनल था, कि कोई अगर चाहता है तो चूज कर सकता है। इसके बाद जो है मैथमेटिकल स्टडीज, साइंस स्टडीज, सोशल स्टडीज एंड आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड मोरल स्टडीज, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग सिलेबस में शामिल कर रहे थे। ठीक है, आग नहीं नहीं, ऑप्शनल कोई नहीं था। आगे देखा जाए लोअर सेकेंडरी में 9th और 10th में, इसको लोअर सेकेंडरी बोला जा रहा है। 3 लैंग्वेज, जो वहाँ 2 लैंग्वेज कंपलसरी थे, अब जो है तीनों लैंग्वेज कंपलसरी हो गए। मैथमेटिकल एक्टिव स्टडीज़, साइंस स्टडीज़, और सारी चीज़ें वही हैं, बस लैंग्वेज में चेंज हुआ कि जो लैंग्वेज वहाँ कंपलसरी थे यहाँ जो है वो एडिशनल हो गए। यहाँ जो है अगर यूपी बोर्ड वाला जो व्यक्ति होगा, नहीं ऑप्शनल कोई नहीं है, ये इसमें तीनों कंपलसरी है। यूपी बोर्ड वाले क्या पढ़ते हैं, मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मैंने हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है और संस्कृत पढ़ा है। 3 लैंग्वेज जो है कंपलसरी मैंने पढ़ी है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड वाले भी कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ते होंगे। इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी थी, सही उसके लिए हिंदी, और ख़ास करके हमारा कोई रीजनल लैंग्वेज था नहीं, तो हिंदी कोई रीजनल लैंग्वेज समझा जाता है, भोजपुरी तो पढ़ाया नहीं जाता है। नेशनल लैंग्वेज हिंदी पढ़ी जाती थी, और इंग्लिश और यहाँ जो है संस्कृत एक ऑप्शनल थी, कि कई सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता था, कई सारे स्कूलों में जो है नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी का जो है हायर प्राइमरी जो है 5 से लेकर 8 तक का जो है, अभी के जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल जो है उसमें फ्रेंच, जर्मन या एक कोई फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर जो है अच्छे से बात की जाती है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का है कोई यहाँ? आप कौन से बोर्ड से प्राची? आईसीएससी। कौन सी लैंग्वेज आपने पढ़ी है 5 से लेकर 8वीं तक? वही 3 हो गया। बाकी सोनाली आपने कौन सी पढ़ी है? हाँ वही, प्रेफरेबल एक थर्ड लैंग्वेज में उर्दू या संस्कृत। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम्म। अब जब हम लोग आते हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो 2 लैंग्वेज है, 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की बात की जाएगी, एंड 1 क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज। एक क्लासिकल या फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर जो है बात की जाएगी। क्लासिकल का मतलब है संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत या कोई फॉरेन लैंग्वेज हम लोग पढ़ सकते हैं। एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम 1 एडिशनल, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट हम लोग चूज कर सकते हैं, और एक एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो कोई चूज कर सकता है, इन चारों में से शायद। एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम बिलो एंड 1 एडिशनल। तो खास करके हम लोग फिजिकल एजुकेशन ही चूज करते हैं, हमने तो फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ा था। और
मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट मैंने यहाँ चूज की थी, और एक यहाँ था, और एक जो है मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश थी, और क्लासिकल लैंग्वेज हिंदी थी। आप वो आईसीएसई बोर्ड में 9 से साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम अलग हो जाती है। हमारे यहाँ 11th में होता है। साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स या जो भी स्ट्रीम चूज करना हो वो 11th में चूज होता है। ऐसा तो नहीं है। यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, पूछिएगा एक बार, कंफर्म करिएगा। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि देखिए 9th में जब मैं था तो मुझे चूज करना था कि मैं आर्ट्स लूँगा या कोई एक एडिशनल ये लैंग्वेज लूँगा। आर्ट्स और संस्कृत में था कि 5 लैंग्वेज में एक आर्ट्स चूज करना था, एक संस्कृत चूज करना था, तो मैंने संस्कृत चूज किया। और 11th जब आया तो यहाँ जो स्ट्रीम डिवाइड होती है तो मैथ, बायो और आर्ट्स, कॉमर्स जो भी चूज करना होता है तो 11th में चूज करना होता है। बाकी हो सकता है डिफर हो सकता है, लेकिन ये जनरल जो पर्सपेक्टिव है वो ये है। ठीक है। याद क्या करने, हम लोग तो इससे गुजरे ही हैं, तो याद बस ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा सा वो देखना होगा कि कौन से लेवल पे जो है क्या लैंग्वेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो इससे खास कर पूछे जाते हैं। तो ये याद रखेंगे कि लोअर में 1 लैंग्वेज था रीजनल, हायर में 2 लैंग्वेज होता है, 1 रीजनल और 1 नेशनल, और एक जो है प्रिफरेबल 3rd लैंग्वेज था। लोअर सेकेंडरी में जो है 3 लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना होता है, हायर सेकेंडरी में 2 लैंग्वेज, 1 मॉडर्न इंडियन और एक जो है क्लासिकल और फॉरेन लैंग्वेज, और 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें से चूज करना होता है, और एक जो है इसमें से एडिशनल जो है चूज करना होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम 1 एडिशनल लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज मैंने बताया ना कि मैंने क्या पढ़ा था, हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा सा संस्कृत का हिस्सा भी हिंदी में जो है शामिल किया गया था। तो वही चीज़ जो यहाँ पे चूज किया जा सकता है। यहाँ से 2 सब्जेक्ट लेके कोई और एक अपना एडिशनल लैंग्वेज खुद का रख सकता है, जर्मन कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक है। आगे है कि इसका जो रिकमेंडेशन है वो खास करके कौन कौन से हैं। तो बहुत सारी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया था। टीचर एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, इवेलुएशन, फिजिकल वेलफेयर, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, गाइडिंग काउंसलिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्स्ट बुक, करिकुलम, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड एम टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन, डिफेक्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है। ये 14 रिकमेंडेशन जो इनके दिए गए थे, कुल 23 रिकमेंडेशन जो हैं, अभी मैंने बात किया 23 रिकमेंडेशन जो थे, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने दिया है। तो ये याद रखेंगे कि कौन से कमीशन से 3 लैंग्वेज फार्मूला आया है। इसी से मोरल एंड रीजनल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ वुमेन, वोकेशनल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डिस्टेंस एजुकेशन, एम टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, रिकमेंडेशन ऑफ एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन, सेलेक्टिव एडमिशन, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, ये 23 रिकमेंडेशन जो है इनकी है। तो एक बार अच्छे से एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग। किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा एजुकेशन को जो है कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा जो है बनाया जाएगा 19। बीच में एक चीज़ याद रखेंगे कि 1969 में जेएनयू की स्थापना जो है वो हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना 1969 में हो जाती है। और इसके बाद जो है 1976 में जो है एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो डाला जाता है। जब हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन होता है तो उसमें जो है 7th amendment to ensure the subject of the state list such as education, forestry, wildlife, bird protection, administration of justice and weight measure and transfer to the concurrent list, ये सारी चीज़ों को जो है स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। वही है क्या बोलते हैं, जो न्याय विभाग जो है हमारा जस्टिस डिपार्टमेंट या जो कोर्ट से संबंधित चीज़ें हैं ये एडिशनल है। तो जो चीज़ें जैसे कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अगर कानून बनाना है, एक्ट कोई पास करना है, तो वो अगर कॉन्करेंट लिस्ट में है तभी जो है उस पर स्टेट भी कानून बना सकता है और राज्य भी केंद्र भी कानून बना सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश में जिस पे कानून बनाने की जिम्मेदारी जो सरकार की है, तो वो अगर स्टेट उसमें है, स्टेट लिस्ट में है, तो सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती है। इसके लिए उसको जो है बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ ऐसे सेंसिटिव मैटर जो थे जिस पे ऐसा लग रहा था कि दोनों को जो है कानून बनाना चाहिए, तो उसको जो है स्टेट लिस्ट से हटा के ये लोग कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते हैं। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार होती है, 42वां जब संवैधानिक संशोधन होता है तो राज्य को कमज़ोर करके केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे परिवर्तन उस समय किए जाते हैं। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं 42वें संवैधानिक संशोधन को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968। हायर एजुकेशन पॉलिसी 1978। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, जो 64-66 में कोठारी कमीशन बनाया गया था, द गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1968। ठीक है, विच कॉल्ड एज द रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। ये नाम हम लोग याद रखेंगे। 1968 का जो नेशनल एनईपी है, जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, वैसे तो एनईपी बोलते हैं लेकिन इसको हम लोग एनपीई बोल सकते हैं। इसका नाम जो था रेडिकल स्ट्रक्चरिंग था। एंड प्रोपोज्ड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्डर टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्रेटर कल्चरल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका जो पर्पज़ जो था वो था कि हमारा नेशनल इंटीग्रेशन और ग्रेटर कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। द पॉलिसी कॉल्ड द फुलफिलिंग कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू एज 14 साल। एज स्पुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेबलाइज ट्रेनिंग ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। द पॉलिसी कॉल्ड द फोकस लर्निंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, आउटलाइन द 3 लैंग्वेज फार्मूला। वही जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला जो दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा,
to be implemented in the secondary education. The instruction of the English language, the official language of state were school was based and the Hindi. तीन लैंग्वेज फार्मूला में कौन था? एक इंग्लिश थी, एक जो स्टेट लैंग्वेज है हमारी, जो इस स्टेट में जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, और तीसरी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत थी, अरे हिंदी थी. लैंग्वेज एजुकेशन वाज सीन एज द, एक लैंग्वेज जो कंपलसरी थी इंग्लिश लैंग्वेज. दूसरा है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट. थ्री लैंग्वेज फार्मूला में तीन लैंग्वेज की जो बात की जा रही है, एक लैंग्वेज जो इंग्लिश थी और एक लैंग्वेज जो है हिंदी है, और तीसरी लैंग्वेज जो वो जो उस स्टेट में जो लैंग्वेज जो है बोली जाती है, जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो हो जाएगा. जैसे कि उड़ीसा की बात है तो उड़िया हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की बात है तो मलयालम हो जाएगा, इसी तरीके से तमिलनाडु की बात है तो तमिल हो जाएगा, केरला कर्नाटक की बात है तो कन्नड़ हो जाएगा. केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम. बहुत अच्छा. तो ये सब सारी चीज़ें जो है हो जाएंगी. इसके बाद आगे जब देखेंगे, ऑफिशियल नहीं है लेकिन जो स्टेट का सिंबल लैंग्वेज है, राजभाषा, राज्य भाषा का दर्जा दिया जाता है. जैसे कि उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? पहले हिंदी थी, बाद में 1969 में जो है उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया. ठीक है. ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है. ऑफिशियल लैंग्वेज अभी जो है राजभाषा शायद हिंदी ही है. नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है. पीपीटी दिखाई दे रहा है ना? ओके, एक मिनट. ओके, अभी क्लियर है क्या? यहाँ देखेंगे आगे लिखा गया कि ऑल दाउ द डिसीजन टू अडॉप्ट हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज हैड प्रूवन कंट्रोवर्शियल. हिंदी का जो है नेशनल राष्ट्रीय भाषा जो है घोषित करना जो है कंट्रोवर्शियल हुआ. द पॉलिसी कॉल्ड फॉर द यूज द एंड लर्निंग हिंदी टू बी इनकरेज यूनिफॉर्मली टू प्रमोट ए कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल इंडियंस. ठीक है, लेकिन उसको जो है हम लोग नेशनल लैंग्वेज की भाषा नहीं बोल सकते हैं. द पॉलिसी आल्सो इनकरेज टीचिंग ऑफ द एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज विच वाज कंसिडर्ड एंड द इनिशियल पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज. NEP 1968 कॉल द एजुकेशनल स्पेंडिंग इंक्रीज टू द 6% ऑफ नेशनल इनकम. ये जो इम्पोर्टेंट है कि NEP जो NPE 1968 जो है वो बोलता है कि हमारे राज्य की जो बचत है, हमारे राज्य की जो इनकम है, जो आय है, उसका 6% जो है वो हमें एजुकेशन पे जो है खर्चा करनी चाहिए. ठीक है. एज 2013 के अनुसार NPE हैज मूव्ड लोकेशन ऑन द नेशनल वेबसाइट. कोई बात नहीं. ठीक है, ये क्लियर हुआ. NEP 68 में हम लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहली बात कि इसको जो है कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था. इस समय जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी. रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग जो इसका इम्पॉर्टेंट नाम था. इसमें जो है 14 वर्ष की आयु तक जो है कंपलसरी एजुकेशन जो किया गया. जो 14 साल के बच्चों की कंपलसरी एजुकेशन है वो इसमें किया गया. इसमें जो 3 लैंग्वेज फार्मूला को जो है बनाया गया. ठीक है. और संस्कृत लैंग्वेज के उपयोग पे भी इसका जो है ज़्यादा बात की गई. और 6% ऑफ नेशनल इनकम जो है खर्च करने की बात की गई एजुकेशन सेक्टर पे. ठीक है. इतनी सारी चीज़ें जो हम लोगों को याद रखनी है. नहीं, मिड डे मील 1996 में आया है. मिड डे मील योजना जो 1996 में आया है, 1996 में. हाँ, देखेंगे KVS मैदान में लिखा है.
हम लोग 1968 अभी पढ़ रहे हैं स्वदेश। अब देखते हैं 1986 जो स्वदेश बोल रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। 1986 द गवर्नमेंट ऑफ लेड बाय राजीव गांधी के सरकार में जो इसको बनाया गया था। इंट्रोड्यूस एंड द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ऑन द एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन द स्पेशल एम्फेसिस ऑफ ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पार्टीज एंड इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इसका नाम हम लोग याद रखेंगे, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पार्टीज एंड equalize educational opportunity especially for the Indian women, scheduled tribe and scheduled caste communities to achieve such as the social integration and the policy called expanding scholarship। स्कॉलरशिप को जो है बढ़ाया जाता है। एडल्ट एजुकेशन के ऊपर जो है बात की जाती है। रिक्रूटिंग मोर टीचर्स फ्रॉम द एससीज, इस कम्युनिटी से जो है अधिक से अधिक जो टीचर रिक्रूट किए जाने शुरू करते हैं। इंसेंटिव फॉर पुअर फैमिलीज सेंड टू देयर चिल्ड्रेन स्कूल रेगुलरली, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड सर्विस। वही बात की जा रही है जो स्वदेश बोल रहे हैं कि NVS। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की जाती है? मुझे जहाँ तक याद है, हाँ, KVS और NVS ये दो विद्यालय जो है इसी समय खोले जाते हैं 1986 में, जो हमारे न्यू इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड सर्विसेज, जो पढ़ाई भी करवाते हैं और हाउसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। द NEP कॉल्ड, हाँ बताइए। स्कॉलरशिप को जो है बढ़ाया जाता है। जो बात किया गया था, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, किसी कमेटी के द्वारा बोला गया था ना कि वुमेन SC और ST ट्राइब्स को जो है हम लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना चाहिए। शायद मुदलियार में बोला गया था क्या? मुदलियार कमेटी के द्वारा जब बोला गया था तो वहाँ से जो गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप तो प्रोवाइड कराना शुरू कर देती है, लेकिन इसको जो है बढ़ा के एक सूटेबल अमाउंट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जो है 1986 के NPE के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है। फिर इसमें 1986 में NVS और KVS जो है खोला जाता है। ठीक है। और मिड डे मील इसमें शुरू किया गया था 1996 में शुरू किया गया था, मैं जहाँ तक मुझको याद है। MDM एक बार देख लेंगे क्योंकि मैं इसको रटा हूँ कभी का MDM। मिड डे मील योजना जो है 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। कोई और जो है खाने पीने की बात इसमें की गई होगी। ठीक है, लेकिन MDM को हम लोग याद रखेंगे। मिड डे मील योजना जो है 1996 में शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1995 को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन 1996 को जो है वाला में MDM जो है वो बोला गया था। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशनल वाइड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी हाँ 2020 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? प्रधानमंत्री, हाँ, PM पोषण योजना। वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद द पॉलिसी एक्सपेंडेड टू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद द इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, IGNOU की स्थापना जो है की जाती है 1985 में। इसके बाद द पॉलिसी आल्सो कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी। रूरल यूनिवर्सिटी के ऊपर और किसी ने भी बात किया था क्या? राधा कृष्णन आयोग में जो रूरल यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया गया था
model based on the philosophy of Mahatma Gandhi to promote economic and social development of grassroots level in India. 1986 पॉलिसी एक्सपेक्टेड 6% खर्च जो है जीडीपी का वो दिखाया गया है। और 1968 में जो है टोटल इनकम का जो 6% है और यहाँ जो है जीडीपी का 6% है। ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आता है 1992 का। डाइट कब हुआ था ये? 1986 में। याद कर लेंगे हम लोग, नोट कर लेंगे। डाइट जो होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। चूँकि हमारा जो है वो शायद हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ये जो है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी एजुकेशन से। डाइट का वर्क है हायर एजुकेशन में। एक मिनट, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इसका जो मेजर वर्क होता है ना सोनी, वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता है। टेट सीटेड जो होता है, ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। डाइट की स्थापना जो 1986 में की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, DIET इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम जो है DIET है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 18। हाँ बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हाँ हाँ प्रत्येक 1 किलोमीटर के दूरी पे जो है एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1986 में शुरू किया गया था। आवाज़ नहीं जा रही है? ओके, अभी क्लियर है क्या आवाज़? नेटवर्क इशू थोड़ा सा जो दिख रहा है। तो जैसा कि सोनी ने बताया कि दो चीज़ें इसमें हम लोग को और ऐड कर लेना है। एक है 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, और एक जो है 1986 में जो है डाइट की स्थापना जो है की गई थी, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जब शुरू किया गया था कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है एक प्राइमरी विद्यालय जो है वो ज़रूर बनाए जाने चाहिए। जो अभी हम लोग गांव में जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि प्रत्येक गांव का एक पर्टिकुलर अपना एक प्राइमरी विद्यालय खुला हुआ है। तो उसकी जो पहली कड़ी जो शुरू की गई थी 1986 के इस NEP के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। आगे इसी को जो है मॉडिफाई किया जाता है 1992 में। द 1986 पॉलिसी वाज मॉडिफाइड इन द 1992। PV नरसिम्हा राव जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। इन 2005 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अडॉप्टेड ए न्यू पॉलिसी बेस्ड ऑन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम।
हिज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए की सरकार जो थी उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो के पॉलिसी के ऊपर जो है सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पे एक नई पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं मनमोहन सिंह। इसके बाद देखें तो प्रोग्राम एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक पॉलिसी थी जो यूपीए की गवर्नमेंट जब बनी थी इस टाइम पीरियड में 2005 के आसपास मनमोहन सिंह का जो पहला कार्यकाल जो था, यानी कि 2000 हमको लग रहा है कि 2004 से लेकर 2009 तक इनका पहला रहा होगा, 2009 से 2014 तक दूसरा। तो पहला जो इनका कार्यकाल था तो उसमें ये जो एक एजेंडा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि प्रत्येक सेक्टर में सामान्य जितना न्यूनतम की आवश्यकता है उसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ये यूपीए गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था। ठीक है, उसके तहत जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन पॉलिसी, इस पॉलिसी को बोला जाता है। जब हम लोग 1986 के पॉलिसी को 1992 में मॉडिफाई करते हैं तो इसको हम लोग प्रोग्राम ऑफ एक्शन पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NP 1986 गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ इनवाइगेस्टेड to conduct a common interest exam on all India basis to admission of professional and teaching in the country। देख रहे हैं कि JEE और AIEEE इस तरीके, क्या नहीं समझ में आया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन अभी बता रहे हैं ना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो है शुरू किया गया था, जो हम लोग JEE AIEEE वगैरह जो देते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट SLEEE स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो इसकी शुरुआत जो है इसी पॉलिसी के तहत जो है वो की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है नेट JRF SRF वगैरह की व्यवस्था जो है वो हमारा इस पॉलिसी में जो है अपनाया गया था 1992 में। और हम लोग को ये याद रखना है कि JEE AIEEE इन सब की व्यवस्था जो इसके तहत की गई थी, और पहला बार जब कंडक्ट कराया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड रेजोल्यूशन डेटेड 18 अक्टूबर 2001 के तहत जो है 3 प्रकार के टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो थी उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, JEE AIEEE नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, SLEEE फॉर स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस with an option to join AIEEE. This take care of varying admission standard in the 3 program and help in the maintenance of professional standard। इससे पहले जो है किसी का भी एडमिशन कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पे होता था प्रत्येक का, जैसे कि CUET आने से पहले जो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कराती थी उसके जगह पे क्या हुआ था, इसी तरीके से टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रत्येक यूनिवर्सिटी और प्रत्येक कॉलेज अपना अलग अलग एंट्रेंस कराती थी। तो JEE और AIEEE का आने से वही परिवर्तन हुआ जो CUET के आने से हुआ है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे किया गया। इसके बाद कुछ जो संबद्ध वाली गाइडलाइन थी उसमें परिवर्तन किया गया। एफिलिएशन वाला जो गाइडलाइन था उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है कि नए कॉलेज अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो रहे हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया जो है सेट किया गया। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की जो है गठन जो है इसमें किया जाता है। क्वालिफाइंग एग्जाम, क्या बोल रही हैं? ये KVS मैदान में लिखा हुआ है। कोर्स रीडिजाइन किया गया। KVS मैदान की बुक में 10वीं यूनिट के 19वें पेज पे लिखा गया है, एक बार देख लेंगे हम लोग।
बाकी जो इसमें कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया रहा है, तो इससे हम लोग ये इम्पोर्टेंट है कि इसका जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसको बोला जाता है। एन पी ई 1992 जो था उसको हम लोग प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। और इसी के तहत जो है JEE, AIEEE वगैरह की शुरुआत जो है की गई थी, तो ये थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे, एनसीसी एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? 48। अच्छा, नाइनटीन 48। 16 जुलाई 1948 को जो है एनसीसी की स्थापना की गई थी। 16 जुलाई। लेकिन यहाँ तो जुलाई दिखा रहा है। एनएसएस हो सकता है कि इस समय यहाँ जोड़ा गया हो, लेकिन एनसीसी पहले से है। आ, क्या लिखा है आपने एग्जैक्टली, एक बार पढ़िएगा थोड़ा सा सोनी। एक बार उसको पूरा पढ़िएगा जो लिखा है आपने। मुझे लगता है कि इससे पहले ये अलग अलग होते थे। एनएसएस की स्थापना जो है हम लोग याद रखेंगे 1969 में किया गया है, और एनसीसी की जो है 1948 में। इन दोनों को जो है यूनिवर्सिटी करिकुलम में हो सकता है कि डाला गया हो इसके तहत। ठीक है। हाँ, ABVP, लेकिन वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। देख लेंगे हम लोग अच्छे से फिर इसको थोड़ा सा। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, एनएसएस बताया, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना जो 1969 को की जाती है, 1969। ठीक है। और बाकी यहाँ पे तो कुछ खास नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं गणनाम कमेटी। इसको हम लोग आल्सो नोन एज द कमेटी अंडर स्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन वाज ए कमेटी फॉर्म इन द इंडियन गवर्नमेंट 1993 में बनाया गया था। रिव्यू एंड रिकमेंड चेंज टू द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। द कमेटी आइडेंटिफाई सर्वल की challenges facing higher education in India, including inadequate funding, poor infrastructure and lack of quality control and accountability. The committee recommended increased investment of in the higher education both from of government and from private sector. गणनाम कमेटी का जो है ये बात की जा रही है, पहली बार इसमें प्राइवेट सेक्टर से जो है फंडिंग की बात की जा रही है। द कमेटी आल्सो सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन। नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन की जो है क्रिएशन की बात यहाँ पे की जा रही है, विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओवर सीइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। द कमेटी फर्दर रिकमेंडेड द स्टेबलाइजमेंट इन द नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल।
to ensure quality control and accountability of higher education as well as the creation of national scholarship scheme. National scholarship, हाँ, national scholarship scheme to help financially disadvantaged students pursue higher education. Additionally, the committee recommended development of more diversified higher education with the greater emphasis of vocational and technical education as well as the expansion of distance education program to reach remote and underserved areas. तो इसकी हम जाए थोड़ा सा बात अगर देखा जाए तो इसके तहत जो है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, एक्रेडिटेशन का हिंदी थोड़ा सा हमको देखना होगा, राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, याद रखेंगे। अकाउंट एक्रेडिटेशन का मतलब है कि सर्टिफिकेशन में ये थोड़ा सा अपना जो कुछ मोहर वगैरह लगाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करने की बात की जा रही है और बाकी जो है नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम अभी फ़िलहाल ये स्कीम मिलती तो है किसी को, शायद 20,000 रुपये आता है 1 साल का। ठीक है, और कुछ तो नहीं है इसमें कुछ खास याद रखने लायक, बस इसके हम लोग याद रखेंगे गन्नम कमेटी कब आया 1993 में, और इसका जो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो बात की जा रही है इसमें। और बाकी चीज़ें जो है वही है कि नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम जो शुरू करने की बात की जा रही है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की स्थापना जो है यहाँ करने की बात की जा रही है, नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना की बात की जा रही है। ये 3-4 चीज़ें जो है इससे हम लोग याद रखेंगे। आगे जब बढ़ेंगे आता है सैम पित्रोदा कमेटी 2007 का, इसको हम लोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से भी जानते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 में ये आता है। नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से जानते हैं, वाज ए हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री की एडवाइजरी बॉडी के रूप में सामने आती है, नेशनल नॉलेज कमीशन। द एनकेसिस पर्पज वाज रिकमेंडेड पॉलिसी चेंज टू इम्प्रूव नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, स्ट्रेंथिंग इन द एजुकेशन सिस्टम, प्रमोटिंग डोमेस्टिक रिसर्च एंड इनोवेशन। घरेलू रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर जो है ये बात करती है, प्रमोट करने की, फैसिलिटेटिंग नॉलेज एप्लीकेशन सेक्टर लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लिवरेजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू enhance governments and improve connectivity, reforming education sector, research lab, intellectual property legislation, considering whether the government could upgrade its use to latest technique to make it working and more transparent। तो टेक्नोलॉजी को लोग इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग कि 2005 से 2009 के बीच में इसका काम जो है होता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है वो 2007 में पब्लिश होती है। ठीक है, क्या बोला आपने? नेशनल करिकुलम 2005 की, देख लेंगे हम लोग। नेशनल करिकुलम में जो 2005 का आता है, इसको सर्च कर लेंगे थोड़ा सा कि ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर आता है। नेशनल
करिकुलम करिकुलम 2005, ठीक है। और स्वदेश ने बोला कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसने बोला था कि 2015 के तक जो है हमें 1500 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो खोलनी है। तो वो एम जो है डिसाइड किया गया था सैम पित्रोदा कमेटी के द्वारा, ठीक है। दो हजार सात, तो 2007 ही तो मैं बता रहा हूँ ना कि नेशनल पित्रोदा सैम पित्रोदा कमेटी 2007 में आई थी। एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है 2005 में 13 जून को इसका गठन किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। एक जीवंत ज्ञान आधारित समाज के विकास सक्षम बनाना, ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा। फॉरम चेयरमैन सैम पित्रोदा एंड नेशनल कमीशन 2005 से 2009 तक। ये व्यस मैदान में 2007 दिया हुआ है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, शायद वहाँ पे गलत हो सकता है। 2005 में ये सैम पित्रोदा कमेटी जो है बनाई जाती है, ठीक है। और 2005 में ही नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो बनाया जाता है। और 2005 से लेकर 2009 तक सैम पित्रोदा जो है इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और 2007 केवीएस मैदान में क्यों दिया गया है ये थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेंगे। या हो सकता है केवीएस मैदान में गलत दिया गया हो, एरर हो सकता है। तो 2005 ही हम लोग याद रखेंगे, 2005 जो है हर जगह दिखा रहा है। 2005 में सैम पित्रोदा कमेटी, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में। और 2009 तक ये जो इसके चेयरमैन थे, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि 2015 तक जो है भारत में 1500 यूनिवर्सिटी खोलने का लक्ष्य जो है इस कमेटी के द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है पहली बार बोला जा रहा है कि भारत में जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने के सपोर्ट में इन्होंने बात की थी कि भारत में भी फॉरेन यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यशपाल कमेटी आता है। यशपाल कमेटी इन द ईयर 2009 में ये आता है, यशपाल कमेटी। और द मिशन ऑफ ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD के द्वारा had set a committee on the higher education known as the Yashpal Committee. It was recommended that the deemed university status should be abandoned. Deemed university हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो भी, जिन यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें बोला जा रहा है कि इट वाज आल्सो रिकमेंडेड दैट द ऑल डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी शुड बी आइदर कन्वर्टेड टू द फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी आर वुड हैव स्क्रैप्ड। द रिपोर्ट आल्सो सेट द GRE लाइक टेस्ट नीडेड टू द इन्वॉल्व टू द परपेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एक प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर जो है बात की जा रही है कि GRE लाइक टेस्ट जो है लिया जाना चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। द कमेटी रिकमेंडेड दैट बॉडी लाइक NCTE, AICTE, UGC other must be replaced by the Commission of Higher Education and Research, CHER।
जीआरई टेस्ट, एक मिनट। जीआरई का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत है भारत में, लगभग 12 यूनिवर्सिटी या 10 से 12 यूनिवर्सिटी को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। हम्म, नहीं 125 है डीम्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी। आगे हम लोग देखने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, तो वहीं बात कर लेंगे अच्छे से। यशपाल कमेटी में जो है बोला जा रहा है कि जीआरई लाइक टेस्ट, जीआरई जो है टेस्ट जो होता है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में कराया जाता है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटिव रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है डेवलप्ड इन द लॉन्ग पीरियड रिक्वायर्ड सक्सेस टुडे डिमांडिंग प्रोग्राम्स। ये एंट्रेंस टेस्ट ही एक प्रकार का, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट ही है ये। आ, और ये बोलते हैं कि जितनी भी ये अलग अलग संस्थाएं जो बनाई गई एनसीटीई या एआईसीटीई यूजीसी, इनको जो है ख़त्म करके एक संस्था जो है बनाई जानी चाहिए, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च संस्था जो है उसको बनाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो द कमेटी रिकमेंडेड द बॉडी लाइक, वही बात है कि 7 सदस्यों वाली संस्था जो बनाई जानी चाहिए। इट वाज रिकमेंडेड दैट द न्यू रेगुलेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। द पोजीशन ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ रिकमेंडेड बाय द पैरेलल टू द इलेक्शन कमिश्नर। जो ये संस्था बनाई जानी चाहिए उसका जो चेयरमैन होगा उसका पोजीशन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के तरह वो होना चाहिए। इट वाज रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटी मस्ट टेक ऑल एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्टिंग जुरिडिक्शन ऑफ अदर रेगुलेटर सच एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया etc टू एडमिनिस्ट्रेटर मैटर एलोन। जैसे कि कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के मैटर में जो है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपने पैर को अड़ाते हैं, तड़ंगा अड़ाते हैं कि कुछ फैसले पे काम नहीं करने देते हैं। तो ये बोलता है कि यूनिवर्सिटी को अपना सारे काम जो है अपना खुद करना चाहिए, ठीक है। चेयरपर्सन का पोजीशन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के पोजीशन के बराबर होना चाहिए। पावर मतलब इलेक्शन पोजीशन, इलेक्शन कमिश्नर जो है भारत का उसके बराबर होना चाहिए। ये यशपाल कमेटी का जो है वो ये बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये, हाँ, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जहाँ पे डॉक्टरों को लाइसेंस मिलता है या वकीलों को लाइसेंस मिलता है। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन में ये अपना पैर अड़ाते हैं जानबूझ के, और यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन को जो है बदलने की बात करते हैं। तो ये इसमें बोला गया कि यूनिवर्सिटी जो है इनके बातों को ना सुने, अपना काम जो है खुद करे, ठीक है। इसके बाद यशपाल जो थे, इनसे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दी गई KVS मैदान में कि ये जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी 2020 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी जो बनाया गया था उसके प्रेसिडेंट भी यही थे, यशपाल। करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी 2020। आगे जो है शर्मा कमेटी है, सेटअप द अंदर MM शर्मा। इसमें कुछ खास बात जो है हम लोगों को रिकमेंडेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इस संस्था का जो है
स्थापना जो है इस कमेटी के आधार पर होता है। यही जो है खास बात इसमें हम लोग को देखने को मिल रही है। कमेटी सजेस्टेड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। It also recommended the expansion of technical education, ensuring quality and providing across the affordability technical education. The committee also recommended the 500 crore be spent on the research in the basis of science every year by the UGC. UGC के द्वारा जो है 500 करोड़ मिनिमम रुपए जो है खर्च किए जाने चाहिए साइंस के फील्ड में रिसर्च के लिए। ये बात जो है यहाँ बोली जा रही है, ठीक है। आगे लास्ट कमेटी है डॉक्टर अनिल काकोदर कमेटी। अनिल काकोद हाँ, यूजीसी के द्वारा जो है 500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाने चाहिए। अगला अनिल काकोदर कमेटी, ये बोला रहा है कि इट रिकमेंडेड 2% बजट इन एवरी इंस्टीट्यूशन से रिमार्क फ्रॉम द फॉर रिसर्च। मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का जितना भी बजट है, मतलब कि अगर 100 करोड़ रुपया अगर BHU की बजट है तो इसमें से 2 करोड़ रुपए जो है प्रॉपर रिसर्च के फील्ड में ही खर्च किया जाना चाहिए। अनिल काकोदर कमेटी के द्वारा जो है वो बोला जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कमेटी थी। अब हम लोग को सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है पढ़ना है। तो आज मुझे लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हमारा लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कवर हो गया। बस आगे जो है कुछ छोटे छोटे देखने हैं। हाँ, कल शाम तक हो जाएगा। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, अभी लोग बहुत सारे लोग लेफ्ट कर दिए, नहीं तो मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ाने वाला था, आज ही ख़त्म कर देता। और कुछ जो है हाँ पढ़ा दिया जाए क्या प्राची, ख़त्म ही कर देते हैं। ये पूरा कर देंगे कल जो है। और जो इसमें चीज़ें बची हुई जैसे कि कुछ रैंकिंग वगैरह है और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो अभी हमको खोजना है उस ये तो नहीं हो पाएगा तब कल शायद। हम लोग ये देख लेते हैं, NEP देख लेते हैं, या NEP को कल कर लेंगे। बाकी जो बचा हुआ है इसको आज देख लेते हैं। NEP वाला NEP और ये 5 ईयर प्लान कल कर लेंगे। बाकी जो टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी है ये अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है, स्टेबलाइज एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द डिसिमिनेट नॉलेज थ्रू द टीचिंग एंड रिसर्च। टोटल इनकी संख्या जो 54 है। अभी नंबर इससे पूछा जाता है, नंबर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है टोटल 54 है। अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जो है ये 54 नंबर याद करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इसका थोड़ा सा डिफिनीसन हम लोग याद रखेंगे। नंबर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार जो है जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके स्टेबलाइजमेंट की जो है डेट पूछी जाती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हमारे पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो है उसको चलाया जाता है। इसके बाद आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी जो है स्टेट में जो है कानून बना के इसको चलाया जाता है। स्टेबलाइज एंड फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एन एक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर। ऑब्जेक्टिव तो है टू कैटर द हायर एजुकेशन नीडेड टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स। 460 जो इसका नंबर है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी जो 460 है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल, ये सब जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। आगे आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ग्रांटेड यूजीसी स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन एडवाइस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। डीम्ड यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं कि यूजीसी के द्वारा जो है इसको पूरा फुलफिल यूनिवर्सिटी नहीं माना जाता है, लेकिन यूजीसी के अंतर जो है हायर एजुकेशन कमीशन का जो डिपार्टमेंट है,
हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा जो है ग्रांटेड यूनिवर्सिटी का एक दर्जा जो है इसको दिया जाता है कि ये जो है एक ऐसी संस्था है जो हायर एजुकेशन के फील्ड में जो है काम कर रही है। ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या, रिकॉग्नाइज हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन द स्पेसिफिक फील्ड। टोटल नंबर जो इसका 125 है। एग्जाम्पल के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, TISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाली जो है वो भी हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मणिपाल एकेडमिक फॉर हायर एजुकेशन कलकत्ता जो है ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या जो 125 है। आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सबको पता होगा कि ये जो है स्टेबलाइज थ्रू द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा जो है स्टेबलाइज किया जाता है, लेकिन इसकी फंडिंग ऑपरेटेड एंड फंडेड बाई प्राइवेट एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेट और फंड किया जाता है इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ये भी स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के थ्रू ही बनेगी, जैसे ये स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग जो है स्टेट करती है, और यहाँ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट के तहत जो है बनाया जाता है, लेकिन ऑपरेटेड एंड फंडेड जो है ये प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा किया जाता है। इसका टोटल नंबर जो 430 है। 430 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है भारत में है, जैसे कि MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा, बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT तमिलनाडु, ये जो है हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आते हैं। ठीक है। आगे ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड डिस्टेंस लर्निंग एंड ओपन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट हु कैन नॉट अटेंड रेगुलर क्लासेस। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफर फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ए लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दोज इन द रिमोट एरियाज। इसकी संख्या जो 14 है। 14 है। नोटेबल एग्जाम्पल जो इसका इग्नू है। एक DU दिल्ली में भी एक यूनिवर्सिटी है जो ओपन यूनिवर्सिटी का कार्य जो करती है। ओपन यूनिवर्सिटी जो है इसको गवर्नमेंट भी बना, क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और प्राइवेट ये स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ये इंडिपेंडेंट ही एक्ट करता है। इग्नू जो है इंडिपेंडेंट है या किसी यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर अंदर भी आ सकता है। ओपन यूनिवर्सिटी का बस मतलब हम लोग याद रखेंगे कि ये ओपन होता है, डिस्टेंस लर्निंग और क्लास से जो है बचने के लिए इसको जो है बनाया गया है। नंबर इसका 14 है। 14 टोटल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो है। आगे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है ये याद रखेंगे। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो भारत राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस टाइप के यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट्स को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो बोलते हैं। इसकी संख्या 161 है। इंस्टीट्यूशंस स्टेबलाइज्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड डिक्लेयर्ड एज द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है। ये डिक्लेयर किए गए प्रॉपर। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, प्रोवाइड हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन द साइंस इंजीनियरिंग एंड अदर फील्ड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IMS जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जो है वो जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इनकी संख्या जो है टोटल 161 है। इसको जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है प्रॉपर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कि हमारे देश के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। Selective institutions granted significantly autonomy and funded by the government of India become world-class teaching and research institutions. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम लोग ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा देते हैं और क्या नाम है कि फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और ये जो है ऑटोनॉमस होते हैं और ये जो है वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च की जो है एक जगह हब बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है,
एलिवेट इंडियन इंस्टीट्यूट इज द ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन एंड रैंकिंग। टोटल इसकी संख्या जो है 20 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो है इसको जो है इसका दर्जा मिला हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली जो है इसको जो इसका दर्जा मिला हुआ है। बिट्स पिटालिन जो है पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इसको जो है इसका दर्जा मिला हुआ है। इसका मतलब समझ में है? ठीक है। आगे ऑटोनोमस कॉलेज कुछ हैं। कॉलेज एफिलेटेड थ्रू द यूनिवर्सिटी बट ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू फ्रेम देयर ओन कोर्सेज, कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड मैनेज देयर ओन अफेयर्स। इसकी संख्या जो है 700 से ऊपर है। 700 से ऊपर कॉलेज जो है से पूरे भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, लोयोला कॉलेज चेन्नई, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। ये क्या है कि एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है अपनी स्वायत्ता होती है कि ये कैसे जो है कोर्स को फ्रेम करेंगे, कैसे जो है एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराएंगे और अपने अफेयर्स को ये खुद मैनेज करेंगे। ठीक है। इसकी संख्या 700 से ऊपर है। आगे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो है यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ एन स्टेबलाइज कोर्स एक्ट एंड गवर्नमेंट बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज क्या है? जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है बार काउंसिल के द्वारा चलाई जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड नेशनल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज, इसमें क्या है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं जिसको इसमें पढ़ाया जाता है, और ये क्या करते हैं कि स्टेबलाइज बाय द स्पेसिफिक एक्ट, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट के द्वारा जो इसको बनाया जाएगा, और गवर्नमेंट बाय द प्रोफेशनल बॉडीज, जो प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं जैसे कि ऑल इंडिया बार काउंसिल जो है उसके द्वारा इसको गवर्न किया जाएगा। इस तरीके के कुछ प्रोफेशनल बॉडीज जो हैं इसके द्वारा इसको चलाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोवाइड स्पेशलाइज एजुकेशन फील्ड सच इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड लॉ एंड मैनेजमेंट। मेडिसिन वाला जो है अभी हम लोगों ने पीछे बात किया कि ऑल इंडिया जो मेडिकल काउंसिल जो है वो, और लॉ के क्षेत्र में ऑल इंडिया बार काउंसिल, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी कोई ऐसे एक संस्था होगी। टोटल नंबर इसका जो है बहुत सारे हैं। IITs, NITs और NELU को मिला के जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है बनती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो एक संस्था को जो है कई प्रकार का टैग मिल सकता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस इम्पोर्टेंस तो होगी क्योंकि ये IITs है, लेकिन इसको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस भी बोला जा रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट और पैसा लगा के बाहरी लोगों को जो है अट्रैक्ट कर सकती है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के आधार पे, कि यहाँ पे जो है रिसर्च और बाहरी लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है। इसकी संख्या टोटल 20 है। 20 लोगों को इसका जो दर्जा दिया गया है। आगे ये है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब जो है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आगे एक बार फिर से हम लोग संख्या देख लेंगे कि नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 54 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 460 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 430 है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है 14 है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो 161 है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है वो 20 है, ऑटोनोमस कॉलेज जो है वो 700 से ऊपर जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे देख लेंगे कि कुछ ऐसे कमीशंस जो हैं उसको जो रेगुलेट करते हैं हमारे हायर एजुकेशन को। उसमें सबसे पहला है यूजीसी। यूजीसी जो है इसका फॉर्मेशन डेट हम लोगों ने देख लिया 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को, और पार्लियामेंट के द्वारा जो है, हाँ बताइए। यूजीसी का फॉर्मेशन डेट याद रखना है और फुल फॉर्म याद रखना होगा, और उसका रोल क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और फंक्शन को एक बार हम लोग पढ़ लेंगे क्या क्या काम जो है करती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डेट है, हाँ और इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। और क्षेत्र कैसे पूछे जाते हैं सोनी?
कितने रीजनल सेंटर्स हैं, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? ये 6 हैं। हम लोगों ने शायद पीछे देखा या कहीं तो देखा है, यूसी का 6 क्षेत्रीय कार्यालय होता है। ठीक है, इसका रोल जो है प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। फंक्शन क्या? एलोटेड डिस्ट्रीब्यूट फंड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, फार्मुलेट रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस फॉर यूनिवर्सिटी, ग्रांट रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू द रेगुलर इंसेप्शन। फॉर्मेशन डेट इसका याद रखेंगे 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को। आगे जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आगे हम लोगों ने बात किया ना, जो कौन सी कमेटी में हम लोगों ने देखा था कि वो बोल रहे थे कि इन सारे को हटा के एक जो है कमेटी जो है बनाई जानी चाहिए, यशपाल। हाँ, तो उसमें जो बोला जा रहा था AICTE, उसका फुल फॉर्म हम लोग को याद रखना है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना जो है नवंबर 1945 ईस्वी को किया गया था और इसको जो है वैधानिक दर्जा जो है 1987 ईस्वी में दिया गया। ये याद रखेंगे। इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। फंक्शन क्या है इसका? ग्रांट अप्रूवल फॉर न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स, सेट स्टैंडर्ड्स फॉर नॉर्म फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंश्योर क्वालिटी इंश्योरेंस थ्रू द एक्रेडिटेशन, प्रोवाइड्स ग्रांट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सब सारी चीज़ें जो है इसकी हम लोग को देखनी। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये फुल फॉर्म है और रोल हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे और फॉर्मेशन डेट याद रखेंगे। नवंबर 1945 ईस्वी को बनाया गया था और इसको 1987 ईस्वी में एक वैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया जाता है। नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन NBA, इसके ऊपर भी हम लोगों ने पीछे बात किया है। इसको जो है जनवरी 1994 ईस्वी को बात किए बनाया जाता है NBA, और ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसको वैधानिक का जो है स्वतंत्रता नहीं दी गई है अभी तक। इसका क्या है? एक्रेडिट द टेक्निकल प्रोग्राम सच एज द इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टू इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। फंक्शन क्या है इसका? कंडक्ट एक्रेडिटेशन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, सेट बेंचमार्क फॉर क्वालिटी एजुकेशन, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्रेडिटेशन। ठीक है। NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। आगे बढ़ेंगे जब, तो ये है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसको जो है 1994 ईस्वी को बनाया जाता है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देता है, A+ सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आगे जो है कल कर लेंगे। तो ओके, मिलते हैं फिर कल।